इंपॉर्टेंट चीज की मैं बात कर रही थी वो ये है। तो अगले 10 मिनट जो हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सभी इस चीज पर ध्यान देंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने ये एक न्यूज कवर करी है जो कि अप्रैल में होने वाला है। ठीक है, मेरे पीछे लिखा हुआ है आरबीआई सेट टू हाइक, हाइक यानी बढ़ा देना। तो हो सकता है आरबीआई जो है रेपो रेट को 7 ईयर हाई जो है बढ़ा सकती है टू 6.75। कब? अप्रैल में, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ऐसा हो सकता है। हम इसको पहले ही समझ लेते हैं ताकि जब ये आए तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, है ना। चलिए अब हम समझ लेते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में आने चाहिए। सबसे पहले रेपो रेट क्या होता है ना। अगर रेपो रेट बढ़ गया, जो कि इतना ज्यादा ये जो न्यूज़पेपर सारे कवर कर रहे हैं कि 7 साल में इतना नहीं बढ़ा है जितना बढ़ने वाला है वगैरह वगैरह, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है हमें क्वेश्चन जो करना चाहिए वो ये है कि मेरी और आपकी जेब पे या फिर हमारे घर वालों की जेब पे अगर रेपो रेट बढ़ गया तो इम्पैक्ट क्या होने वाला है, क्योंकि वही मैटर करता है। सेकंड नंबर पे हमारी इकोनॉमी आती है ना। पहले तो हमारी जेब पे क्या असर पड़ेगा वो हमें पता होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस अभी अगले 10 मिनट में मैं कवर करने वाली हूं, तो सभी लोग जो है तैयार हो जाइए, है ना। और अगर आपको नोट्स भी बनाने हैं आप नोट्स भी बना सकते हैं मेरी चीजों के, क्योंकि रेपो रेट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर 2 महीने में न्यूज में रहता है ना। अगर आपने इसको एक बार समझ लिया तो बाकी की हमेशा की टेंशन खत्म हो जाती है आपकी, राइट। चलिए, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो स्टैटिक का, स्पेशली इकोनॉमी का कोई समझने वाला है, तो 3 चीजें आपको जाननी चाहिए कि वो क्या है वो टॉपिक, ठीक है, या क्या है वो, ठीक है। हाउ यानी अगर उससे जो भी चेंजेस हो रहे हैं या फिर मतलब वो कैसे रहा है वो, ठीक है, और उसका क्या इंपैक्ट होगा। अब इंपैक्ट आपके खुद पर भी हो सकता है और इंपैक्ट इकोनॉमी पे क्या होगा। तो इंपैक्ट में भी आप 2 क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट होगा इस चीज का, और मी माई सेल्फ, मुझ पे क्या इंपैक्ट होने वाला है इसका। और ये बात जरूरी है जानना। पता है मी माई सेल्फ क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रेपो रेट को ये जान लिया कि मुझ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो आपको रेपो रेट ना इंटरेस्टिंग लगेगा। और इंटरेस्टिंग लगना कोई भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है। आप उसको पढ़ोगे, आप उसको जानोगे, आपको वो याद रहेगा और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। इसीलिए जब कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, स्पेशली इकोनॉमी का, उसको प्रैक्टिकल लाइफ से, उसको खुद की लाइफ से अटैच और कनेक्ट करके देखा करो। बहुत ही ईजी लगेगा और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, राइट। चलिए अब यहां पर हम देख लेते हैं कि रेपो रेट, रेपो का सबसे पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, रीपर्चेज अग्रीमेंट। रीपर्चेज, एक तो जब भी री शब्द आता है इसका मतलब होता है दोबारा। रिवाइज यानी हम जो पढ़ रहे हैं वो दोबारा हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो रीपर्चेज यानी दोबारा यहां पर कोई चीज खरीदी जा रही है, ठीक है। अग्रीमेंट का मतलब आपको पता ही है। तो ये एक तरीके का शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता है। शॉर्ट टर्म यानी जो एक साथ या 14 दिन के लिए पैसे लिए जाएं किसी से, ठीक है, उसको हम शॉर्ट टर्म कहते हैं। लॉन्ग टर्म फिर बहुत ज्यादा दिनों के लिए हो जाता है, तो ये शॉर्ट टर्म है। अगर क्वेश्चन में ये आए कि बताइए रेपो रेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, ठीक है। बोरोइंग है ये फॉर डीलर्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो यहां पर इतना तो पता चल गया कि यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी यूज हो रही है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको आप सभी के लिए थोड़ा आसान बना देती हूं और यहां पर नेक्स्ट आपको बताती हूं कि क्या यहां पर है पूरा ये कॉन्सेप्ट। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो यहां पर जब हम रेपो रेट की बात करते हैं, रेपो रेट की जब हम बात करते हैं, तो सपोज आप ये समझिए कि कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एंटिटी है, क्लाइंट है, कस्टमर है, कुछ भी है, जिसको पैसे चाहिए वो क्या करेगा। जिसको पैसे चाहिए वो क्या करेगा, वो उसके पास कुछ तो होगा, ठीक है। मतलब किसी को लोन चाहिए तो वो क्या करेगा। किसी को भी लोन चाहिए, वो सरकार हो सकता है, बैंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके पास मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, ठीक है। वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेके जाएगा आरबीआई के पास और उसको बेच देगा, ठीक है। आरबीआई को क्या बोलेगा कि मैं अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको दे रहा हूं शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। यानी आरबीआई को बोलेगा कि एक 7 और 14 दिन के लिए, यानी इतने दिनों में मैं आपका पैसा वापस लौटा दूंगा, ठीक है। और जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता है आरबीआई को, तो एक अग्रीमेंट साइन करता है जिसको रीपर्चेज अग्रीमेंट कहते हैं। यानी अभी के लिए मैं आपको ये चीज दे रहा हूं, मैं इतने दिनों बाद वापस ले लूंगा, है ना, उसको कहते हैं रीपर्चेज, ठीक है। मान लो ये कोई बैंक ही है, ये बैंक है, ठीक है, बैंक को पैसे चाहिए हैं,
ठीक है, बैंक क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, अपनी कोई चीज गिरवी रखेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रख रहा है, ठीक है, बैंक या कोई भी XYZ एग्जांपल ले सकते हो, अब जरूरी नहीं है बैंक, ठीक है, अपनी कोई चीज गिरवी रखेगा, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को देगा, उसके बदले जो है आरबीआई इसको पैसा दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक अग्रीमेंट भी साइन हो जाता है कि जी मैं अभी आपको दे रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये मैं आपसे रीपर्चेज भी कर लूंगा, इसीलिए हम इसको रेपो कहते हैं, रेपो यानी रीपर्चेज अग्रीमेंट जो है बैंक और आरबीआई के बीच में पहले से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि मैम आरबीआई को क्या फायदा होता है या दोनों पार्टीज को क्या फायदा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बैंक को तो क्या फायदा होगा, बैंक को मिल जाएंगे पैसे जिस टाइम उसको जरूरत थी। आरबीआई को क्या फायदा होगा, आरबीआई क्यों खरीद रहा है, आरबीआई को ये फायदा होगा, मान लो आरबीआई ने वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी, या फिर आप बोल सकते हो कि आरबीआई ने वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ली थी 100 करोड़ रुपए की, ठीक है, 100 करोड़ रुपए की ली थी। जैसे मान लो ये पेन है ये, ठीक है, ये मैं बाजार से खरीद के लेके आती हूँ 10 रुपए का, ठीक है, और मैं ये किसी और को बेच देती हूँ 20 रुपए में, तो मेरे पास 10 रुपए बच गए, ठीक है। ऐसे ही बैंक और आरबीआई के बीच में भी होता है, नॉट सिमिलर बट ऐसा सा कुछ होता है कि 100 करोड़ रुपए की मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी, ठीक है, और जो है आरबीआई जब ये वापस करेगा, ठीक है, यानी जब लेगी तो 100, आप ये मान सकते हो कि 106 पॉइंट, ये इतने यहाँ पर परसेंटेज नहीं लगाते हम, यहाँ पर हम पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो इतने रुपए में जो है, इतने करोड़ में जो है ये वापस लिया जाएगा, तो 100 करोड़ और 106.25 करोड़, यहाँ पर कितने रुपए का मुनाफा दिख रहा है आपको, कितने रुपए का यहाँ पर मुनाफा दिख रहा है, कितने परसेंटेज का, 6.25% का जो है आरबीआई को मुनाफा हो गया, यानी कम में लिया था और आरबीआई ने सेम चीज ज्यादा में बेच दी। अब ये जितने में बेच रहा है 6.25%, ये है आपका रेपो रेट, राइट। अगर समझ नहीं आया अभी आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि मान लो रेपो रेट का इकोनॉमी पर और हमारी और आपकी जेब पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा, तो इंपैक्ट के लिए ध्यान से समझिएगा। अब क्या होता है कि मान लो ये है आरबीआई, ये है बैंक और ये है हम और आप, ठीक है। बैंक आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट घटाता या बढ़ाता है, उस हिसाब से बैंक भी आगे पैसे ट्रांसफर करता है। मान लो रेपो रेट जो है वो अभी प्रेजेंटली, मैं एग्जांपल ले रही हूं, प्रेजेंटली अभी जो है 6% है, ठीक है। सो उसी हिसाब से बैंक भी आपको इंटरेस्ट रेट उतना ही लगाएगा। अगर मान लो अप्रैल में आरबीआई यही 6% 7% कर देता है, इसी 6% को 7% कर देता है इंटरेस्ट को, तो बैंक भी जो है महंगे लोन देने लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बैंक को महंगा लोन मिल रहा है आरबीआई से, तो बैंक आगे हम लोगों को भी तो महंगा देंगे। अगर मैं ये पेन 10 रुपए का लेके आ रही थी तो 20 का बेचूंगी, अगर मैं ये 15 का लेके आ रही हूं तो मैं इसको 25 का बेचूंगी ना, क्योंकि मुझे आगे से महंगा पड़ रहा है ना, तो बैंकों को यहाँ से महंगा पड़ रहा है ना सामान, तो वो आगे जो है सामान यानी जो भी लोन वगैरह है, पैसे वगैरह है, तो वो हमें भी तो आगे लोन में महंगा देगा, राइट। तो हमें भी जो है यहाँ पर लोन महंगा मिलेगा, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, यही अभी जो है अप्रैल में होने वाला है कि आप लोगों के लिए जो लोन वगैरह हैं वो हो जाएंगे महंगे, ठीक है। अब आरबीआई इसको जानबूझ के करता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी टूल के तहत, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल के तहत, जिसमें क्या किया जाता है, क्या मेक श्योर किया जाता है कि अगर महंगाई बढ़ी हुई है, अब महंगाई बढ़ी हुई है तो उसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। महंगाई बढ़ना यानी डिमांड और सप्लाई ज्यादा है, लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, अगर उसको हम किसी तरीके से कंट्रोल कर ले तो महंगाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। आरबीआई को ये पता है और आरबीआई इसी चीज के साथ जो है खेलता है या फिर इसी चीज को यूज करता है, तो आपके लिए लोन महंगे बना देता है। यानी आप मान लो कार लेने का सोच रहे थे, अब आपको पता है कि अभी जो है लोन तो महंगा हो गया, तो मैं कार अभी नहीं लेता हूं, 2 महीने बाद 4 महीने बाद फिर से देखूंगा, ठीक है। अगर आपने लोन लिया ही नहीं तो आप आगे मार्केट में इन्वेस्ट भी नहीं करोगे, इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगी, डिमांड सप्लाई कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं जो बढ़ा हुआ है वो कंट्रोल में आ जाएगा, राइट। एग्जैक्टली यही होता है एमपीसी, जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं, जिसके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, जिसमें से रेपो रेट एक टूल है, जिसको यूज करके आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की या जो भी है एडजस्ट करने की, स्टेबल रखने की चीजों को कोशिश करता है, ठीक है।
हाँ, सो आपको जो है इतना समझ आना चाहिए। अब आप मुझे बता दीजिए कि अगर आपको इस टॉपिक से कोई भी डाउट है, अभी आप मुझसे पूछ लेंगे ये क्या है, रीपर्चेज अग्रीमेंट है क्या, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये शॉर्ट टर्म है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, और ये कैसे इंपैक्ट करेगा, ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। अच्छा, क्योंकि मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ये स्टेप ले रहा है, कई बार पता है उल्टा भी हो जाता है। मतलब उल्टा मतलब कई बारी जो इसका टारगेट होता है ना, जैसे पिछली बार मैंने एक शॉर्ट बनाया था रेपो रेट पे, अगर आपने देखा हो तो उसमें मैंने लास्ट में ये मेंशन किया था कि बेशक रेपो रेट को बढ़ा दिया गया है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, बट फिर भी आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि हमें इन्फ्लेशन यानी महंगाई कम होती हुई ना दिखाई दे, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है, तभी तो आरबीआई को दोबारा बढ़ाने पड़ रहे हैं रेट्स। अब ये आप पूछोगे कि मैम फिर ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये इस बार बढ़ा दिया है, अप्रैल में बढ़ा देंगे, यानी मतलब अभी जो प्रेडिक्शंस हैं, अप्रैल आएगा तो पता चलेगा, जो अप्रैल में बढ़ा देंगे, क्या इसके बाद भी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन एक चीज पे डिपेंड नहीं करता है, इन्फ्लेशन अपने डोमेस्टिक चीजों पर डिपेंड करता है, अपने देश में जो हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, और बाहर जो हो रहा है इंटरनेशनल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। अब रशिया यूक्रेन वॉर में हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, उनकी वजह से भी तो महंगाई, हमारी महंगाई पे असर पड़ेगा, है ना, या कल को कुछ कहीं और युद्ध हो जाता है, या कुछ भी हो जाता है, किसी के बीच में कोई भी क्लैशेस हो जाते हैं, उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम सबसे कनेक्टेड हैं, हम सबसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं महंगाई के लिए, बट डेफिनेटली आरबीआई अपने जो है चीजें यूज करता है ताकि ये महंगाई जो है कंट्रोल में रहे, ठीक है। नहीं 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 देव कुमार जी, बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, ठीक है। सो जो है बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, ऐसा नहीं है कि रेपो रेट ही एक सोल्यूशन है, बहुत सारे सोल्यूशन है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के बहुत सारे टूल्स है जिसको यूज करके आरबीआई इन्फ्लेशन को बैलेंस करने की कोशिश करता है, मार्केट को स्टेबलाइज रखने की कोशिश करता है, प्राइसेस को स्टेबल रखने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर आपको ये डिटेल में जानने हैं तो डेफिनेटली आपको जो है मेरा मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी पर और मॉनेटरी पॉलिसी के जितने भी टूल्स हैं उस पर एक मैंने डेडिकेटेड सेशन लिया हुआ है जिसमें सारे टूल समझाए हुए हैं, वो आपको जरूर देखना चाहिए। मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी आप लोगों के लिए वो, ठीक है। बट यहाँ पर क्योंकि रेपो रेट बिल्कुल कल 1 अप्रैल है, कल देख लेते हैं हम जो भी होगा, बट ये प्रेडिक्शंस है। अब मैं चाहती हूँ कल आपके पास ना न्यूज़पेपर में रेपो रेट पर आर्टिकल्स भर भर के आएंगे, न्यूज में भी आएंगे, एडिटोरियल में भी आएंगे, भर भर के रेपो रेट पर आपको जो है आर्टिकल्स मिलेंगे। और मैं चाहती हूं कि आपका ये कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर रहे, ताकि जब आप रीड करो तो आपको पता हो कि ये क्या है, क्या इंपैक्ट होगा, अब लोन महंगे होने वाले हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए किया गया है, वगैरह वगैरह, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर। चलिए ओके देन, अब हम बाद में आते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं जी। सो अच्छा, ये यहाँ पर जो है एग्जैक्टली वही है कि टेक अवेज यानी रेपो रेट से ही रिलेटेड यहाँ पर चीजें हैं, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म अग्रीमेंट होता है जिसमें जो है सिक्योरिटीज जो है ये सब करी जाती हैं, तो आप इसको जो है रीड यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपके लिए जो है इस मुद्दे को अगर आपने समझ लिया है तो आप सभी के लिए एक क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए लगाया है। मैं चाहती हूं कि इस क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व करें। फटाफट मुझे बता दीजिए कि रेपो रेट क्या होता है। 4 स्टेटमेंट्स आपके पास दी हुई हैं, थोड़ा लेंदी है, बट अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो आपको इजी, बिल्कुल इजी लगेगा, ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा। बताइए, क्या रेपो रेट वो रेट है जिसपे आरबीआई टेम्पररी जो है लोन अलाउ करता है कमर्शियल बैंक्स को अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेके, ठीक है, ओनली ऑन द कंडीशन दैट बैंक विल रीपरचेज। मतलब एक अग्रीमेंट पहले ही साइन हो जाता है कि बैंक इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रीपरचेज कर लेगा, या फिर ये वो रेट है जो बैंक ऑफर करते हैं अपने कस्टमर्स को, या फिर बताइए। यहां से आप जो है फटाफट रीड कर लीजिए और आंसर मुझे सभी से चाहिए, एवरीवन जल्दी से। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर यहां लगाया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, मैं चाहती थी आप साथ के साथ इसका जवाब दें और मुझे सभी से आंसर चाहिए। बिल्कुल, वेरी गुड एवरीवन। यहाँ पर जो है ए इसका आंसर है, एग्जैक्टली मैंने यही आपको डेफिनेशन बताई है। ये कोई रेट नहीं है जो बैंक ऑफर करता है, ठीक है, या फिर ये यहाँ पर ये जो है ये कुछ भी जो है यहाँ पर डेफिनेशन नहीं है। अगर मैं सी पढ़ के बताऊं तो ये बोल रहा है व्हेन एनी बैंक हैज एक्सेस कैश, यानी जब बैंकों के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, सिक्योरिटीज आर बॉट फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट द कैश विद द कंडीशन दैट दे विल रीसेल द सिक्योरिटी। ऐसा नहीं है, ये तो उल्टा कर दिया इन्होंने, है ना। नेक्स्ट है व्हेन अ बैंक इज
इन नीड ऑफ द कैश, जब एक बैंक को पैसों की जरूरत होती है, इट कैन डिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड अवेल लोन फैसिलिटीज फ्रॉम आरबीआई ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर ऐसा कुछ डिस्काउंट वगैरह का कोई ऐसी चीज नहीं है, अगर होती तो मैं आपको बताती अभी एक्सप्लेन करते टाइम, है ना। बिल्कुल, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, ब्रिलियंट। बिल्कुल मैं आप सभी के आंसर देख रही हूँ, सभी ने सही जवाब दिया है। आई होप बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा